सिल्वी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इस मैटर को आराम से हैंडल कर लूंगा। चिन्मय ने फोन पर सिल्वी को अश्योर करते हुए कहा वो दिनेश अग्रवाल और ऐश्वर्या का बेटा था। उसे पता चल गया था कि ध्रुव की वजह से उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। वो रिवेंज की आग में जल रहा था, लेकिन उसकी ध्रुव से अकेले बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। वो जेल से रिहा हो चुका था। रिहा होने के बाद चिन्मय ने ध्रुव से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। वो जानता था कि अगर ध्रुव ने चाह लिया कि वो मर जाए तो वो सच में जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी वजह से चिन्मय को बेदी फैमिली से कांटेक्ट करना पड़ा था। चिन्मय ने पर्सनली पारस को फोन करके कहा था कि अब से बेदी फैमिली का मामला उसका भी मामला है। जाहिर है सिल्वी ने उसकी इंटेंशन को गलत समझा। उसे लगा कि चिन्मय शगुन को पाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। अब तुम बस मरने का इंतजार करो। ध्रुव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धमकाने की? वो तुम्हें इस बार छोड़ेगा नहीं। फोन काटने के बाद सिल्वी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव बहुत ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर दूसरी साइड पर कौन था। क्या वो इतना पावरफुल था? 5 मिनट से भी कम टाइम में चिन्मय वहाँ पर आ गया। मिस बेदी, तुमको किसने परेशान किया है? चिन्मय तेजी से भागते हुए सिल्वी के पास आया। उसके बिहेवियर से साफ समझ में आ रहा था कि वो एक रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ शहजादा है। जैसे ही चिन्मय ध्रुव के पास से गुजरा, उसके पैर अचानक ढीले पड़ गए। वो एक धप की आवाज के साथ सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर गिल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिन्मय ने कांपते हुए ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने हैरान होकर सिल्वी की तरफ देखा। ये वही लड़का है जिसे तुमने बुलाया था? सिल्वी भी हैरान रह गई। उसने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे ध्रुव और चिन्मय की औकात में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। ये इम्पॉसिबल था। सिल्वी ने शौक के साथ चिन्मय को देखा। उसे ये लगा कि ये वो चिन्मय नहीं है जिसे वो जानती थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता था? कुछ दिन पहले तक चिन्मय ध्रुव से बहुत नफरत करता था और उसे मारने की कोशिश भी कर रहा था। अब बस ध्रुव को अपने बगल में खड़ा देखकर ही उसके पैर लड़खड़ा गए थे। लेकिन अभी और भी कुछ होना बाकी था। चिन्मय सीधे अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अग्रवाल फैमिली के मेंबर ने सच में किसी इंसान के सामने घुटने टेक दिए थे। मिस्टर अग्रवाल, क्या दिक्कत है? सिल्वी खींच के जमीन से उसको उठाना चाहती थी, लेकिन चिन्मय ने उठने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब कोई इंसान अपनी सारी चालें यूज कर लेता है तो उसके लिए कोई होप बची ही नहीं रह जाती। वो जानता था कि उसका ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं है। वो जानता था कि वो ध्रुव का नौकर बनने के लायक भी नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पर घुटने टेकना चाहता हूँ। चिन्मय ने जमीन पर घुटने टेक दिए थे। उसने गिरे हुए इंसान की तरह अपना सिर नीचे कर लिया। उसमें ध्रुव की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। सिल्वी को अपने सामने अनफोल्ड होते हुए इवेंट को देखकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वो जो देख रही थी वो सच था? ये सब पक्का एक सपना ही होगा। वो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। सबसे पहले जतिन ने ध्रुव के लिए रिस्पेक्ट दिखाई थी, जो कि सिल्वी की नजर में एक निकम्मा इंसान था। अब चिन्मय भी उसके प्रति रिस्पेक्ट से भरा हुआ लग रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मिस्टर अग्रवाल, क्या बात है? क्या आपका पैर ठीक नहीं है? मैं आपकी हेल्प करूं? सिल्वी बहुत टेंस थी। चिन्मय का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। वो अग्रवाल फैमिली का असली बेटा था। सिल्वी उसमें अपना फ्यूचर दामाद भी देख रही थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिन्मय ने ध्रुव पर नजर डालने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। दरअसल वो अंदर से बेहद घबराया हुआ था। आखिर आते वक्त उसे नहीं पता था कि सिल्वी उसे ध्रुव के सामने खड़ा करना चाहती थी। एक बड़ी गलत फहमी हो गई थी। उठो, मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा। ध्रुव ने सुस्ती से चिन्मय को कहा। उसे लगा था कि सिल्वी सच में एक पावरफुल इंसान को बुलाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वी का लेवल इतना कम था कि उसे चिन्मय को बुलाना पड़ा था। थैंक यू मिस्टर गिल। ध्रुव की बात सुनने के बाद ही चिन्मय धीरे से खड़ा हुआ। तुमको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम एक समझदार इंसान हो। मेरा मानना है कि तुमको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम अब क्या करोगे, है ना? ध्रुव ने अपना सिर घुमा के चिन्मय पर नजर डाली। चिन्मय ने कई बार सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, चिंता ना करें, मुझे पता है कि क्या करना है। ये कहते ही चिन्मय घूमा। उसकी नजर सिल्वी पर पड़ी। सिल्वी कांप उठी और उसने चिन्मय से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ से खुद ही चली जाओगी या मैं तुम्हारी मदद करूँ? चिन्मय ने सिल्वी को घूर कर देखा। सिल्वी अभी सचमुच मासूम लग रही थी। वो कंफ्यूज लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? मिस्टर अग्रवाल, मुझे लगा कि आपको इंटरेस्ट है शगुन में। सिल्वी समझ नहीं पा रही थी कि अब पोजीशन क्या हो चुकी है। चिन्मय का चेहरा ठंडा पड़ चुका था। गुस्से में उसने अपना हाथ उठाया और सिल्वी को लगभग एक थप्पड़ मार ही दिया। तुम ये क्या बकवास की बात कर रही हो? तुम्हारी मेरे और मिस्टर गिल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की हिम्मत कैसे हुई? चिन्मय दहाड़ उठा। सिल्वी अब सचमुच हैरान रह गई थी। तुम लोग वहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और इस पागल औरत को ले जाओ।
चिन्मय मुड़ा और सिल्वी के पीछे खड़े लोगों पर चिल्लाया। सिल्वी के पीछे खड़े लोग जानते थे कि चिन्मय कितना पावरफुल है। आयरलैंड में कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। एक पल में दोनों इंसान सिल्वी के पास आए। उन्होंने उसे हथकड़ी लगा दी। इसके बाद सिल्वी को वहां से ले जाया गया। वहां से जाते वक्त वो चिल्ला रही थी और गालियां दे रही थी। क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या अब दुनिया में कोई कानून नहीं बचा है? ध्रुव ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि सिल्वी वहां से चली गई है। काफी एग्जॉस्टिंग था ये सब। ध्रुव ने सिल्वी के जाने के बाद अनिका से कहा, और जो कल रात भर दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी है, तब एग्जॉशन नहीं हुआ था? अनिका ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा। अनिका की बातों से ध्रुव सरप्राइज रह गया। अनिका को उसके ड्रिंकिंग सेशन के बारे में कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद ध्रुव ने शगुन को लेने के लिए किसी को भेजा। फिर वो एक साथ वापस कठौता की तरफ चल पड़े। सिल्वी को होटल से बाहर निकाला गया और पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। जाने से पहले सिल्वी ने चिन्मय से पूछा, मिस्टर अग्रवाल, ये क्या हो रहा है? मत पूछो। चिन्मय ने हताशा भरी टोन में सिल्वी से कहा, तुम ध्रुव से डरते क्यों हो? सिल्वी ने गुस्से से कहा। चिन्मय ने मुड़कर सिल्वी की तरफ देखा। अगर वो शगुन की माँ नहीं होती तो चिन्मय उसे पुलिस के सामने ही पीट देता। आज उसने चिन्मय को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। सिल्वी, एक बात अच्छे से समझ लो, लोगों को नीची नजर से देखना बंद करो, नहीं तो फिर वही होगा जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। चिन्मय ने सिल्वी से कहा। उसके वर्ड सुनते ही सिल्वी का शरीर सदमे से कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आके उसके दिल में अभी भी नाराज हो क्या? ध्रुव ने कॉल करके तृप्ति से पूछा। वह कठौता वापस जाने के लिए तैयार था। प्लेन पर चढ़ने से पहले उसने तृप्ति को फोन किया था। दूसरी तरफ तृप्ति जोर जोर से सांस ले रही थी और गुस्से में उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। ये बहुत साफ था कि वो नाराज थी, खासकर जब तृप्ति ने वॉलिंगफोर्ड हार्बर में ध्रुव और शगुन की तस्वीरें देखी थी तो वो इतना गुस्सा हुई थी कि उसका ध्रुव को मार डालने का मन करने लगा था। तुम कब वापस आ रहे हो? तृप्ति ने अपने पतले होंठ काटते हुए ध्रुव से पूछा। वो बहुत मासूम लग रही थी। अभी मैं डेस्परेटली तुम्हें देखना चाहता हूँ। ध्रुव ने आंसर दिया। कोई बात नहीं, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तृप्ति ने ध्रुव से कहा। ठीक है। ध्रुव तृप्ति से मिलने के लिए तरस रहा था। उसके बाद तृप्ति ने कहा, वैसे मैं कठौता एयरपोर्ट आ जाऊंगी। तृप्ति की बात सुन के ध्रुव सरप्राइज रह गया। तुम कठौता क्यों गई हो? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। जब ध्रुव आयरलैंड में था तो वो तृप्ति से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता था, हालांकि इसके कुछ सेफ्टी रीजंस भी थे। वो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। तृप्ति ने ध्रुव से कहा। इसके बाद ध्रुव ने एक रोमांटिक गाना गुनगुनाया। फिर उन दोनों ने एक साथ फोन रख दिया। बॉस, सब ठीक है ना? ध्रुव को फोन काटता हुआ देख तेजा ने उससे पूछा। चलो पहले कठौता चलते हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए तेजा से कहा। ठीक है। तेजा ने ध्रुव से इसकी वजह भी नहीं जाननी चाहिए। वो जानता था कि ध्रुव के पास पहले कठौता जाने की कोई पक्की वजह होगी। प्लेन आसमान की तरफ उड़ गया और कुछ ही देर में आयरलैंड के बाहर निकल गया। जैसे ही ध्रुव ने आयरलैंड की जमीन और समुद्र को देखा, वैसे उसके दिमाग में कई सारी मेमोरीज एक साथ कूद पड़ी। कुछ दिन पहले ही उसने वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सब कुछ पास्ट का हिस्सा बन चुका था। ध्रुव कुछ देर में प्लेन के अंदर सो गया। कुछ घंटों बाद वो कठौता के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वो सीधा एयरपोर्ट के पिकअप गेट की तरफ भागा। गेट पर तृप्ति सचमुच ध्रुव का इंतजार कर रही थी। वो बहुत देर से वहाँ खड़ी थी और उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। तृप्ति अपनी घड़ी और अराइवल बोर्ड को देखे जा रही थी, इस डर से कि कहीं वो ध्रुव का प्लेन मिस न कर दे। ध्रुव तृप्ति के पास जाके रुक गया। तृप्ति ने आज शॉर्ट्स और सफेद स्नीकर्स की एक जोड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल नीचे लटके हुए थे। उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसकी छोटी जीन्स के नीचे उसकी गोरी और खूबसूरत टांगे दिखाई पड़ रही थी। जो कोई भी उसके पास से गुजरता उसकी तरफ एक बार जरूर देखता। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव ने पीछे से जाके तृप्ति की आंखों को ढक दिया। गेस करो कि मैं कौन हूँ? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तृप्ति ने बस इतना ही कहा। फिर वो मुड़ी और ध्रुव की कमर में हाथ डालकर उसकी बाहों में समा गई। ध्रुव का दिल खुश हो गया था। उसने तृप्ति के सिर को सहलाया। लंबे समय तक गले मिलते रहने की वजह से सब लोग ध्रुव और तृप्ति की तरफ देखने लगे थे। ध्रुव ने ये बात नोटिस कर ली थी। उसने तृप्ति को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति उससे दूर जाना ही नहीं चाहती थी। ध्रुव ने भी सोचा कि उन्हें जमाने की नजरों से घबराने की जरूरत नहीं है और वो कुछ देर और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े रहे। तृप्ति, तुम कठौता क्यों आई हो? तुम्हारा इरादा क्या एक सिंगिंग स्टार बनने का है? तुम्हें कब लगा कि मेरे अंदर स्टार बनने की कोई डिजायर भी है? तृप्ति ने मुंह बनाकर ध्रुव को जवाब दिया। ध्रुव को पता था कि तृप्ति सच बोल रही है। उसके अंदर स्टार बनने की डिजायर ही नहीं थी। तृप्ति ने ध्रुव की बाह पकड़ ली। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला और फोन की गैलरी में जाके एक फोटो खोली। ध्रुव को कुछ देर तक घूरने के बाद उसने फोटो देखने के लिए फोन ध्रुव को दे दिया। ध्रुव ने देखा कि फोटो के बैकग्राउंड में एक मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स का विला था। फोरग्राउंड में एक प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली स्टिक दिखाई दे रही थी। आभा प्रेग्नेंट है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो?
मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसे कांटेक्ट करूं। तृप्ति ने अपने गुलाबी और पतले होठों को दांतों से काटते हुए ध्रुव से कहा। तृप्ति की बात सुन के ध्रुव का सिर चकराने लगा। वो बहुत देर तक फोटो को देखता रहा। क्या ये सच है? ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और तृप्ति से पूछा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद ही अपना सिर हिला दिया। वो जानता था कि तृप्ति उसे झूठ नहीं बोलेगी। आभा सचमुच प्रेग्नेंट थी। क्या इसका मतलब ये था कि वो पिता बनने वाला था? ये कैसे हो सकता है? उसे याद क्यों नहीं था कुछ भी कि कब उससे ये गलती हुई? ध्रुव को यकीन था कि वो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकता है, पर अगर नशे की हालत में उससे ये लापरवाही हुई तो क्या गिल फैमिली के अगले वारिस को आभा जन्म देगी? ध्रुव ने अपने सभी नेगेटिव थॉट्स को साइड कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक और बात घूमी। ध्रुव को थोड़ा शॉक फील हुआ, लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंट हो गया। अगर आभा प्रेग्नेंट थी तो उसने मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स क्यों छोड़ा? इस समय घर छोड़ना तो दूर, अकेले कठौता आना भी अच्छा विचार नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो कठौता आई है? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे जितनी कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर जगह ढूंढ के देख लिया है। उसने मुझे कुछ शहरों के बारे में बताया था जहाँ वो जाने का प्लान बना रही थी। मैं उन सभी शहरों में गई हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। ये मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है। तृप्ति ने ध्रुव से कहा। ध्रुव को बहुत गिल्ट महसूस हुआ। ऐसे मत देखो मुझे, मैं तुम्हारी वजह से उसे नहीं ढूंढ रही हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम और आभा दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और तो और वो प्रेग्नेंट है। तृप्ति ने ध्रुव से कहा। चिंता मत करो, मैं उसे तुरंत ढूंढ लूंगा। ध्रुव ने तृप्ति से कहा। तृप्ति को पता था कि ध्रुव आभा को हर कीमत पर ढूंढ निकालेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने जसविंदर को फोन किया। चेक करो कि आभा इस हाल में विदेश गई है क्या। साथ ही मेरा एक और काम करो, गौरदास को कठौता बुला लो। ध्रुव ने जसविंदर से कहा। ठीक है। जसविंदर ने सिर हिला के ध्रुव से कहा। ध्रुव और तृप्ति हाथों में हाथ डाल के एयरपोर्ट से बाहर चले गए। तृप्ति कठौता में एक मिनी सेलिब्रिटी तो बन ही चुकी थी। लोगों ने उसकी फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया था। जल्द ही तृप्ति की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दी गईं। लोग उसकी फोटोज पर कमेंट्स भी करने लगे। ये खूबसूरत लड़की कौन है? मुझे नहीं पता। इसे देख के लग रहा है कि इसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, तभी ये इस कंगले के साथ घूम रही है। कुछ सालों में जब इसे पैसे की वैल्यू समझ में आएगी तो ये इस कंगले को छोड़ के किसी अमीर आदमी से शादी कर लेगी। यार ये तो शायद कोई नई सिंगर है। अरे ये तो काफी अच्छा गाती है। जितना अच्छा गाती है उतनी ही सेक्सी ये दिखती भी है। गाइस, मैंने अभी सर्च किया, ये जो लड़का उसके साथ है वो कोई कंगला नहीं है, वो कोई बहुत ही अमीर लड़का है। अब समझ आया कि इस लड़की ने लड़के को क्यों फंसाया है। ये लड़के के पैसे से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाएगी। जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा वैसे ही वो लड़के को छोड़ के चल देगी। मैं इसके जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। बेबी, पैसे तो हमारे पास भी कम नहीं है, हमारे पास आ जाओ। ध्रुव की नजर कमेंट्स पर पड़ चुकी थी। उसने नाराज होकर अपने फोन पर न्यूज टैब बंद कर दिया। वो किसी को मैसेज करके इस न्यूज स्टोरी को बंद कराने वाला था, लेकिन तृप्ति ने ध्रुव को ऐसा करने से रोक दिया। तुम ये क्या कर रही हो? ध्रुव ने थोड़े गुस्से से तृप्ति से पूछा। कोई बात नहीं यार, रहने दो। तृप्ति ने अपना सिर हिलाकर ध्रुव को ऐसा न करने का सिग्नल दिया। वो जानती थी कि ध्रुव ऐसा कर सकता है। उसे पता था कि ध्रुव किसी भी न्यूज स्टोरी को किल कर सकता है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं? मुझे पता है कि उन्होंने जो कहा वो बहुत खराब है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर लड़की को ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ता है। मैं बस एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तृप्ति ने ध्रुव को रोकते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। ध्रुव ने अपना मोबाइल जैसे ही तृप्ति ने नजर हटाई, ध्रुव ने मीडिया में कांटेक्ट करके न्यूज स्टोरी को किल करवा दिया। ध्रुव को धमकाना आसान नहीं था। जो कोई उसकी गर्लफ्रेंड को ट्रोल करेगा उसका एंड अच्छा नहीं होगा। लेकिन ध्रुव को एक बात पता नहीं थी कि कठौता के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई अमीर लोग ऑलरेडी तृप्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तृप्ति के बारे में सब न्यूज की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि तृप्ति सुंदर तो थी ही, साथ ही उसका कैरेक्टर भी अच्छा था। दिलचस्प। कई अमीर लोग एक साथ मुस्कुराए। कठौता का एंटरटेनमेंट सर्कल एक मैजिकल सर्कल था। इस सर्कल में बहुत सारे अमीर लोग हुआ करते थे। बहुत सारे लोग इस सर्कल में एंटर करने का सपना देखते थे। ध्रुव और जसविंदर अलग अलग कार से एयरपोर्ट से निकले। जसविंदर एक स्पेशल कार में था, जबकि ध्रुव तृप्ति के साथ दूसरी कार से जाने वाला था। जैसे ही ध्रुव एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसका फोन बज उठा। ध्रुव ने देखा कि मेहुल ने कॉल किया है। उसने तुरंत फोन उठा लिया। ध्रुव, मुझे वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मेहुल की टोन से साफ था कि वो कुछ कहने में हिचक रहा है। उसे कुछ डिफिकल्टीज हो रही होंगी। वो किसी डिलेमा में लग रहा था। कितना पैसा लगेगा यार? 100 करोड़ से काम चल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कीमत है, मुझे वो दवा चाहिए। ये सुनकर मेहुल भौंचक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव के पास इतना पैसा कहाँ से आया।
जेड आर्मस्टोन का एक टुकड़ा हिक्सबर्ग में मिला था, लेकिन ये नॉर्मल से बड़े साइज का था। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा थी, साथ ही ये काफी वैल्यूएबल भी था। टुकड़े के मिलते ही पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई थी। मेहुल ने टुकड़े को हिक्सबर्ग में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत फियर्स था तो वो इसे खरीद नहीं पाया। ऐसा कहा जा रहा था कि जेड आर्मस्टोन का ये टुकड़ा कठौता को 50 करोड़ की कीमत पर बेचा गया था। कीमत सुनने में बेतुकी लग रही थी, लेकिन ये खबर पूरी तरह से सच थी। वैसे मैं कठौता पहुंच गया हूँ, चिंता मत करना। मैं अपने साथ 75 करोड़ रुपए लाया हूँ। क्योंकि जेड आर्मस्ट्रॉन्ग का ये टुकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे किसी भी हालत में खरीद लूंगा। भले ही मुझे इसके लिए उन लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वो टुकड़ा पाने के लिए मैं वायलेंस करने के लिए भी तैयार हूँ। मेहुल ने ध्रुव को अश्योर किया। उसने ध्रुव के कुछ भी कहने से पहले फोन रख दिया। कॉल कट जाने के बाद भी ध्रुव ने अपना फोन हाथ ही में पकड़ रखा था। वो शायद मेहुल से कुछ बोलना चाहता था। ध्रुव को मेहुल का डेडिकेशन देखकर गर्व हो रहा था। मेहुल इतनी सारी डिफिकल्टीज झेलने के लिए तैयार था ताकि वो ध्रुव के काम आ सके। वो और मेहुल स्कूल में साथ थे। ध्रुव के बढ़े हुए स्टैचर की वजह से मेहुल उसे आप करके बुलाने लगा था। मेहुल स्कूल के टाइम से काफी हेल्पफुल नहीं जगह था। जब भी ध्रुव को कुछ जरूरत होती, मेहुल उसकी मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाता था। मेहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ध्रुव को इसमें कोई डाउट नहीं था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तृप्ति ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और खुशी से पूछा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? ध्रुव ने जवाब में तृप्ति से पूछा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। वैसे भी जब तक तुम यहाँ हो मैं बहुत खुश रहूंगी। तृप्ति ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो दुनिया को रोशन कर सकती थी। एयरपोर्ट के बाहर भारी बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ध्रुव का दिल शांत था। तो फिर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूं? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। तृप्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मेहुल से मिलने नहीं जाना चाहते? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवा सको? तृप्ति ध्रुव को छेड़ने की कोशिश कर रही थी। ये बात सही है कि मुझे तुमको अपने दोस्तों से मिलवाने में डर लगता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहा। ऐसा क्यों? ध्रुव की बात सुन के तृप्ति ने कंधे उचका दिए। क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो। तुमको देख के बेचारे मेरे सीधे साधे दोस्त इंटिमिडेट हो जाएंगे। ध्रुव ने हंसते हुए तृप्ति से कहा। तृप्ति ने उसके कंधे पर प्यार से थपकी दी थी। दोनों ने उसके बाद बात नहीं की। वो साथ क्वाइट रहकर भी खुश थे। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क पर फिसलन हो गई थी। एयरपोर्ट से पार्किंग स्पॉट्स तक कुछ ही दूरी पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। ध्रुव और तृप्ति सड़क पार करने वाले थे कि अचानक सड़क के किनारे से एक सीटी की आवाज आई। एक आदमी तृप्ति को देखकर सीटी बजा रहा था। ध्रुव ने देखा कि एक आदमी एक लग्जरी कार बुगाटी वेरॉन में बैठा हुआ था। जहां दूसरी लड़कियां अगर कार में बैठे लड़के को अपनी तरफ सीटी बजाते हुए देखेंगी तो एक्साइटेड हो जाएंगी, लेकिन उनके बिल्कुल उलट। तृप्ति ने हैरान रहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने ध्रुव की तरफ झुक के कहा, क्या पागल आदमी है ये? बुगाटी वेरॉन में लोकल सा दिखने वाला एक इंसान बैठा हुआ था। उसने कानों में ईयर स्टार्ट पहने हुए थे। जब उसने देखा कि तृप्ति ने उसे इग्नोर कर दिया है तो वो आगे बढ़ गया। बुगाटी वेरॉन की स्पीड बहुत तेज थी। उसके टायर से पानी की एक भारी बौछार उड़ के तृप्ति के कपड़ों पर आकर गिर गई। क्या बकवास है? ध्रुव को लगा कि उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो उस आदमी को डांटने के लिए दौड़ने वाला था, लेकिन तृप्ति ने उसे रोक दिया। इसी दौरान गाड़ी ने फिर से यू टर्न लिया। तृप्ति को लगा कि आदमी माफी मांगने के लिए वापस आया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसकी स्पीड और भी तेज होगी। कार तृप्ति के पास से गुजरी। उसके ऊपर कीचड़ के और भी छींटे पड़ गए। तृप्ति अपने हम्बल बिहेवियर के लिए जानी जाती थी, लेकिन कार वाले की इस हरकत की वजह से उसे भी गुस्सा आ गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कार जल्द ही दूर निकल गई। वो उस इंसान को डांटना चाहती थी, लेकिन कार उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। तृप्ति कुछ नहीं कर सकती थी। वो सैड महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही देर में रो पड़ेगी। क्या बदतमीजी है ये? ध्रुव कार के पीछे भागा, लेकिन बुगाटी वेरॉन इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते गायब हो गई। ये साफ था कि बुगाटी में बैठा हुआ बदमाश जानबूझ के ध्रुव के सामने दिखावा कर रहा था। ध्रुव गुस्से में था। अगर वो इंसान पहली बार तृप्ति पर पानी छिड़कने पर माफी मांग लेता तो ध्रुव उसे माफ कर सकता था, लेकिन उस बदमाश ने जानबूझकर दोबारा ऐसा किया। वो मौत को इनविटेशन दे रहा था। मत जाओ ध्रुव, ध्रुव वापस आओ। तृप्ति ने दौड़कर ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव को भी पता था कि वो कार को पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो कार की लाइसेंस प्लेट का नंबर याद करना चाहता था। तृप्ति ने ध्रुव की बाह पकड़ ली और कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस नहाने की जरूरत है। जब तृप्ति ने ऐसा कहा तो ध्रुव ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो कीचड़ और पानी से पूरी तरह ढकी हुई थी। तृप्ति ध्रुव को कमल के फूल जैसी लग रही थी, जो कि कीचड़ के बीच भी खिला खिला सा लग रहा था। हालांकि ध्रुव तृप्ति को ये बात बता के पिटना नहीं चाहता था।
उसे पता था कि तृप्ति इस सिचुएशन में इस तरह के मेटाफर को अप्रिशिएट नहीं करेगी। मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। ये कहते हुए ध्रुव ने अपने दांत पीस लिए। कठौता में ये उसका पहला ही दिन था और उस आदमी की उससे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई, वो सचमुच मौत। अरे छोड़ो ना यार, दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग रहते हैं, हम सबके पीछे जाके अपना टाइम तो खराब नहीं कर सकते ना। तृप्ति भी बुगारी वैरॉन में बैठे हुए आदमी की हरकत की वजह से बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो ध्रुव के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ध्रुव को शांत करने की कोशिश की। चलो पहले कहीं चल के सफाई कर लेते हैं, ध्रुव ने तृप्ति से कहा। लेकिन जैसे ही ध्रुव मुड़ा, उसने पाया कि उसके पीछे लोगों का एक ग्रुप अपने फोन से उनकी फोटोज ले रहा था। जल्द ही फोटोज की एक सीरीज ट्विटर पर पोस्ट कर दी गई थी। वहाँ खड़े लोगों ने तृप्ति और ध्रुव पर टॉन्ट कसना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने देखा कि नहीं, किसी ने उस लड़की के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। मेरा मतलब है उसके कपड़ों पर, उसके कैरेक्टर पर नहीं। वैसे उसे देख के लगता है कि वो अभी तक वर्जिन ही होगी। वो लड़का कौन है? वो बहुत करेजियस है। मुझे लगता है कि लड़के को लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लड़की सुंदर है, लेकिन उसे एक बेकार आदमी, ऐसा लड़का क्यों पसंद है उसे? वो उसके लिए कुछ भी नहीं करता है। तृप्ति को टिश्यू तक देने के लिए कोई आगे नहीं आया। वो सब तृप्ति को देखकर हंस रहे थे। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और उन लोगों की तरफ देखा। दरअसल ये जनता की राय थी, इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जहाँ तक उस आदमी की बात है जो अभी गाड़ी चलाकर यहाँ से भागा था, ध्रुव को उसका पता लगाना ही होगा। उस आदमी को ढूंढकर उसे सबक सिखाना था। जल्द ही तृप्ति की फोटो कठौता की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैल गई। मुझे बस घर जाके नहाना है, ज्यादा टेंशन मत लो। जब तृप्ति ने देखा कि ध्रुव बहुत गुस्से में है, तो उसने ध्रुव के पास जाके उसके माथे को चूम लिया। किस मैजिकल साबित हुई। ध्रुव ने तृप्ति की बात सुनी और अपने गुस्से पर काबू कर लिया। उसके बाद वो टैक्सी से उस जगह गए जहाँ तृप्ति रहती थी। जब ध्रुव दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने पूछा, तुमने हाल में ही यहाँ रहना शुरू किया है? तृप्ति ने अपना सिर हिलाया और आंसर दिया, नहीं, जब मैं पहली बार कठौता आई थी तो मैं आभा को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन मुझे आभा नहीं मिली और कठौता मेरा आखिरी डेस्टिनेशन था, इसलिए मेरे पास यहाँ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तृप्ति ने दरवाजा खोल दिया। वो एक अपार्टमेंट में रह रही थी। घर काफी छोटा था। कठौता में रहने वाले इस एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में आते थे। ये उस घर से भी छोटा था जिसमें आभा रहा करती थी। ध्रुव घर को देखकर थोड़ा टेंस लग रहा था। अरे तुमने मुंह क्यों बना लिया? वैसे मैं तुमको एक सीक्रेट बता दूं, पूरी बिल्डिंग लोटस फिल्म कंपनी की है। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां रहती है, लेकिन तुमको उन्हें देखने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना? तृप्ति ध्रुव के सामने खड़ी थी। उसने अपनी छाती फुलाकर कहा। ये सुनकर ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, मैं उन्हें क्यों देखूंगा? क्या वे मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं? थकवास बंद करो। तृप्ति नहाने का टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। ध्रुव ने तृप्ति के एब्सेंस का फायदा उठाया और मेहुल को एक मैसेज भेजा। ध्रुव ने उसे जल्दबाजी में काम न करने की हिदायत दी। ये जेड आर्मस्ट्रॉन्ग का एक टुकड़ा मात्र था। वो इसे किसी भी तरह से खरीदेगा, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, मेहुल ने ध्रुव के मैसेज का तुरंत आंसर दे दिया। हालांकि मेहुल असल में ध्रुव की ही मदद करना चाहता था। थोड़ी देर बाद तृप्ति बाथरूम से बाहर आई। वो बाथ टॉवल में लिपटी हुई थी और काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। इस समय ध्रुव के दिमाग में बस एक ही सेंटेंस गूंज रहा था, तृप्ति जितना सुंदर कोई नहीं हो सकता। वो तृप्ति की लंबी टांगों और शानदार फिगर पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। लोटस फिल्म कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की तो बात ही क्या करें, यहाँ तक कि कठौता की सबसे खूबसूरत लड़कियों की तुलना भी तृप्ति से नहीं की जा सकती थी। अरे क्या देख रहे हो? तृप्ति ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तृप्ति हंसी। उसकी स्माइल किसी परी की तरह खूबसूरत थी। वो ध्रुव के पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। ध्रुव को महसूस हुआ कि नहाने के बाद तृप्ति की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी। मैं और शगुन, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है? तृप्ति ने अचानक ध्रुव से पूछा। ये सवाल सुनते ही ध्रुव शॉक्ड रह गया। तृप्ति उस तरह की इंसान नहीं थी जिसे कंपैरिजन करना पसंद हो। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो धीरे धीरे तृप्ति के शरीर की तरफ झुक गया। तृप्ति दूसरी लड़कियों से कुछ अलग थी। जब उसे लगा कि ध्रुव उसके करीब आ रहा है तो उसका शरीर कांप उठा। उसने ध्रुव की छाती पर हाथ रखा और उसे दूर धकेलने की कोशिश की। मुझे माफ करना, वो मैं। तृप्ति ने ध्रुव के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर उससे तुरंत माफी मांग ली। कोई बात नहीं। ध्रुव ने तृप्ति के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। फिर अचानक से ध्रुव ने तृप्ति के चारों तरफ नहाने का टॉवल और कसकर लपेट दिया। कुछ प्रॉब्लम है क्या? तृप्ति ये सोचकर थोड़ा घबरा गई कि ध्रुव गुस्सा हो गया। ध्रुव अपनी जगह खड़ा हो गया। ध्रुव, मुझे माफ करना,
मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तृप्ति थोड़ा घबरा गई थी। वो किसी दूसरे की तुलना में ध्रुव से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आभा के साथ जो हुआ और आयरलैंड में जो हुआ उसे भूल नहीं पा रही थी। पहले हिलना बंद करो। ध्रुव ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। ध्रुव ने अपने मोबाइल फोन पर कुछ चीजों की फोटोज क्लिक की। कमरे में एक छोटा सा रेड डॉट चमकता दिख रहा था। कुछ गड़बड़ है क्या? तृप्ति ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने टीवी वाले बॉक्स से एक छोटी सी चीज निकाली। जैसे ही तृप्ति ने चीज पर नजर डाली, उसका शरीर कांप गया। उसके घर में कैमरा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। ध्रुव ने एक बार कहा था कि ग्लैमर के रास्ते पर तृप्ति को कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजों का सामना करना पड़ेगा और वो हमेशा तृप्ति के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वो काफी दिनों से आयरलैंड में रह रहा था और तृप्ति कठौता में अकेली थी। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने तृप्ति का साथ देने का वादा तोड़ दिया हो। किसी ने तृप्ति के घर पर कैमरा प्लांट किया हुआ था और तृप्ति को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। तुम यहाँ कब से रह रही हो? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। पिछले हफ्ते मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। जो इंसान मुझे यहाँ लेकर आया था वो हमारी कंपनी की एक लड़की थी। उसका नाम लिली है। उसने मुझे पहले भी इस कमरे में रहने के लिए कहा था। वो क्लेम कर रही थी कि ये एक बहुत लकी कमरा है। जो लोग इस कमरे में रहते थे वो कुछ महीनों के बाद फिल्मों में मेन लीड बन जाते हैं। लेकिन मैं उस टाइम आभा को ढूंढ रही थी, इसलिए मैं होटल में रह रही थी। कुछ दिनों पहले लिली ने मुझे यहाँ रहने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया, तो मैं तंग होके यहाँ आ गई। मैं आज यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ये बहुत ही गलत डिसीजन था ना? तृप्ति ने हिचकते हुए ध्रुव को बताया। ध्रुव को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। ध्रुव को तृप्ति के कमरे में टोटल 3 कैमरा मिले। कैमरा या तो बिस्तर के सामने, बिस्तर के पीछे या छत पर लगे हुए थे, जिससे पूरे कमरे का पूरा व्यू मिल सकता था। इसके अलावा इससे बाथरूम भी साफ साफ देखा जा सकता था। बाथरूम को सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट शीशे से सेपरेट किया गया था। तृप्ति एक केयरफुल लड़की थी। अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बाथरूम को टेप से ढक दिया था। आज तृप्ति के यहाँ रहने का पहला दिन था, इसलिए कैमरा शायद कुछ खास कैप्चर नहीं कर पाए थे। ये जानने के बाद भी ध्रुव को चैन नहीं मिल रहा था। ये लिली कौन है? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। बगल में ही रहती है। तृप्ति ने हिचकते हुए ध्रुव को बताया। उसे लगा कि ध्रुव का गुस्सा वॉल्केनो की तरह था, जो किसी भी पल फूटने ही वाला था। उसे बुलाओ यहाँ। जिसका ये कैमरे लगाने में हाथ है, मैं उन सबको मार डालूंगा। ध्रुव ने चीखते हुए कहा। वो गुस्से से जल रहा था। तृप्ति उसका गुस्सा देखकर बुरी तरह से घबरा। तृप्ति लिली के लिए वरिड हो रही थी। लिली ने उसे लोटस फिल्म कंपनी में काम दिलवाया था क्योंकि वो तृप्ति की मदद करना चाहती थी। एक और वजह यह भी थी कि लिली को पता था कि तृप्ति सच में सुंदर थी, उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसमें एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने के लिए जरूरी सारी क्वालिटीज थी। ध्रुव चीखते हुए तृप्ति से लिली को बुलाने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ लिली भी तृप्ति के कमरे में हो रहे शोर को सुन सकती थी। लिली को लगा कि तृप्ति के घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। वो पजामा पहनकर अपने घर से निकल गई। लिली की शक्ल तो नॉर्मल थी, लेकिन उसका फिगर अच्छा था। उसने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ था। अगर उसने मेकअप किया भी होता, फिर भी उसकी तुलना तृप्ति से नहीं की जा सकती थी। ये बात बड़ी साफ थी कि उसकी और तृप्ति की खूबसूरती के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लिली ने तृप्ति के कमरे के दरवाजे पर अपने कान लगाए। उसे अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। आवाज सुन के वो परेशान हो गई। उसने दरवाजा खटखटाया, तभी तृप्ति ने दरवाजा खोला। तृप्ति, तुम किसी आदमी को लेके आई हो क्या? लिली ने तृप्ति से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तृप्ति दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव के हालात और बिगड़े। ये कठौता था। तृप्ति ने यहाँ आने से पहले कठौता के बारे में बातें सुनी थी। कठौता दूसरी जगहों से अलग था, खासकर यहाँ का एंटरटेनमेंट सर्कल। कठौता एंटरटेनमेंट सर्कल में एंट्री लेना कई लोगों का सपना हुआ करता था। स्पेशली अगर एक लड़की एंटरटेनमेंट सर्कल में खुद को एस्टैब्लिश कर लेती थी तो उसका स्टैचर रातों रात बढ़ जाया करता था। हाँ। लिली के सवाल का जवाब तृप्ति ने हाँ में सिर हिला के दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक आदमी को अपने साथ ले आई? ऐसा लगता है कि मुझे आज रात को हेडफोन लगा के सोना पड़ेगा। जाहिर है ये ऐसी पहली रात नहीं होने वाली थी जब लिली को पड़ोस वाले घर से आती हुई चीखें सुनाई दें। ऐसा कहने के बाद लिली ने फ्लर्टी स्माइल के साथ तृप्ति की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि तृप्ति जैसी खूबसूरत लड़की किस तरह के आदमी को अपने साथ लेकर आएगी। ध्रुव को देखकर लिली हैरान रह गई। सिर से पैर तक लिली को ध्रुव में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं दिख रहा था। उसने कैजुअल शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। लिली की नजरों में ध्रुव एक नोबडी था। लिली ने हंसते हुए तृप्ति से कहा, तृप्ति, क्या तुम होमलेस लोगों की मदद करना चाहती हो? तुम ऐसे आदमी को अपने साथ क्यों लाई हो? अगर तुम इस तरह के इंसान के साथ सोती हो तो तुम खुद को ही डिसरिस्पेक्ट करोगी। इस बारे में जरा सोचो। अमीर फैमिलीज के कौन से पावरफुल लोग उस लड़की के करीब आना चाहेंगे जो एक भिखारी के साथ सो चुकी हो? ध्रुव कीचड़ में लथपथ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे।
उसने जो कुछ भी पहना हुआ था वो किसी मशहूर ब्रांड का नहीं था। लिली, लिली ऐसा मत कहो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। तृप्ति ने जल्दी से कहा। लिली पूरी तरह से हैरान थी। तृप्ति, क्या तुम पागल हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? क्या तुम जानती हो कि इस इंडस्ट्री में बॉयफ्रेंड रखना अपना फ्यूचर खुद ही रुइन करने के समान है? लिली ने हैरान होकर तृप्ति से पूछा। बेशक तृप्ति ये बात जानती थी, लेकिन ध्रुव उसका बॉयफ्रेंड था। वो अब भी उसका लवर था और वो फ्यूचर में भी उसका लवर रहेगा। तुम बहुत बदकिस्मत हो। लिली ने हैरान होकर अपना माथा पीट लिया और कहा, तुम उसे इस घर में नहीं रख सकती। अगर तुम सच में उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो तो तुम उसको बोलो कि वो तुम्हें होटल लेके जाए। वैसे मैं तो तुमसे कहूंगी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें इसके जैसे इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लिली ने हैरान होकर ध्रुव को देखा। वो तृप्ति से पहले से इंडस्ट्री में काम कर रही थी। काफी समय से कठौता में थी। क्योंकि उसकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो काफी कोशिश करने के बावजूद सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन लिली अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारे अमीर लोगों को जानती थी। उसने ये भी सुना था कि तृप्ति को कठौता एंटरटेनमेंट सर्कल में एक सेलिब्रिटी माना जाता था। अमीर फैमिलीज के कई बेटे उसके पीछे पड़े हुए थे। वो लोग किसी भी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और प्रोग्राम को वायरल कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई लड़की उनके लिए टॉय बनने को तैयार हो जाए तो फ्यूचर में उसके लिए इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती थी। दूसरी ओर अगर उन लड़कियों का उन अमीरजादों के साथ थोड़ा सा भी टकराव होता था तो इसका मतलब था कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं। अब तक कमरे में कम इंटेंसिटी की लाइट्स जल रही थीं। अचानक ध्रुव ने एक ट्यूबलाइट जला दी। जैसे ही लिली ने ध्रुव को पहली बार सही से देखा, वो चौंक गई। ध्रुव भी लिली को देख के हैरान रह गया। दुनिया सचमुच बहुत छोटी थी। जब उसने लिली का नाम सुना था तो उसे लगा था कि ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब उसने मुड़कर लिली की तरफ देखा तो वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये वही लिली नहीं है जो मेरे साथ हाई स्कूल में थी? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, बहुत खूब, इंटरेस्टिंग। ध्रुव एक पल के लिए हैरान रह गया। लिली ने तृप्ति का हाथ पकड़ के उससे कहा, तृप्ति, तुम पागल हो? तुम इस इंसान को कैसे जानती हो? इस सवाल से तृप्ति थोड़ी चौंक गई। उसने लिली की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, लिली, अचानक से क्या हो गया? क्या तुम ध्रुव को जानती हो? तृप्ति लिली से जानना चाह रही थी। इस आदमी को भिखारी कहना भिखारियों की बेइज्जती है। हांफने की वजह से लिली की छाती ऊपर नीचे होने लगी थी। वो अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये बदमाश तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना लेगा। तृप्ति पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। जाहिर है लिली को ध्रुव के बारे में कुछ गलतफहमी हो रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तृप्ति हमेशा ध्रुव के साइड में खड़ी रहेगी। भले ही पूरी दुनिया ध्रुव के खिलाफ हो, इससे तृप्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुमने वर्जिनिटी तो लूज नहीं कर दी है? लिली ने तृप्ति से पूछा। तृप्ति ने ना में अपना सिर हिलाया। लिली ने एक राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लिली ने तृप्ति को खींचते हुए कहा, लेकिन तृप्ति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। लिली इतने गुस्से में थी कि उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। वो जानना चाह रही थी कि इस कंगले ने तृप्ति पर क्या मैजिक कर दिया था। ध्रुव ने लिली को सीरियस नजरों से देखा। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट थी या नहीं। पूरे हाई स्कूल के दौरान ध्रुव का केवल एक ही दोस्त था और उसका नाम था मेहुल। क्या तुम जानती हो कि इस घर में क्या चल रहा है? ध्रुव ने सीधे लिली से पूछा। लिली ने ध्रुव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन ध्रुव ने जैसे ही उसे घूरना शुरू किया वो फट पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ध्रुव, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। क्या तुम अपनी फैमिली की पोजीशन के बारे में नहीं जानते? लिली अपने पैर पटक के दहाड़ने लगी। वो गुस्से से ध्रुव को घूरे जा रही थी। ये मत सोचना कि तुम कुछ मीठी बातों से तृप्ति को धोखा दे सकते हो। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुमको तृप्ति को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगी। ये पहली बार था जब ध्रुव ने किसी के मुंह से सुना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। लिली के इस एक्यूजेशन की वजह से ध्रुव को गुस्सा आ गया। लिली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऑनेस्टी से सब कुछ मुझे बता दो। ध्रुव बहुत गुस्से में था। तृप्ति को यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ था। उसे ऑलरेडी हिडन कैमरास मिल चुके थे। अगर कैमरा मिलने में देर हो जाती तो तृप्ति के साथ जाने क्या क्या हो जाता। ध्रुव जानता था कि एंटरटेनमेंट सर्कल एक घटिया जगह है। वो जानता था कि ज्यादातर अच्छी दिखने वाली फेमस एक्ट्रेसेस को कंट्रोल किया जा रहा था और वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। वाह, तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुमसे डरती हूँ? मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बोलो, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? लिली ने ध्रुव को चुनौती देते हुए कहा। ध्रुव ने अचानक अपना हाथ उठा लिया। लिली अभी भी ढीठ की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हो? ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे यकीन है कि तुम केवल लड़कियों को मारने की हिम्मत कर सकते हो। चलो मुझे मारो, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे।
लिली ने अपना फोन निकाल लिया था। वो फोटोज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ध्रुव को उसकी हरकत देख के हंसी आ गई। ये बात सच है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। ध्रुव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लिली ने चिल्ला कर कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ दम दिखाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कायर भी होगे। लिली को लग रहा था कि वो ध्रुव को हराने में कामयाब हो गई है। चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम खुद ही मेरे सामने घुटने टेक के मुझे सब सच बता दो। ऐसा बोलने के बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला। आज की घटना भले ही कठौता में बड़ी न्यूज बने या न बने, लेकिन ध्रुव के लिए ये जानना जरूरी था कि तृप्ति के रूम में हिडन कैमरास लगाने की हिमाकत किसने की थी। उसका मानना था कि लिली को इसके बारे में पता था। ध्रुव को ये समझ नहीं आता था कि यहाँ रहने वाली लड़कियां अचानक से फेमस क्यों हो जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो लकी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वहाँ कोई था जो उनका यूज करता था। जैसे उन लड़कियों को उनकी प्राइवेट फुटेज लीक करने की धमकी दी जाती थी, उन्हें ऑर्डर्स का पालन करना पड़ता था। लोगों के हाथ का खिलौना बनते ही उनका एंटरटेनमेंट करियर चमक उठता था। जहाँ तक लिली की बात है, ऐसा नहीं था कि वो अच्छा फ्यूचर नहीं चाहती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अभी तक किसी ने उसे गंदे इरादों के साथ अप्रोच नहीं किया था। ध्रुव किसी को फोन करने के लिए वहाँ से जा चुका था। लिली ने तृप्ति की तरफ देखा। मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ किसी की मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा घटिया काम करने की कोशिश करूंगी? ये कहते हुए लिली बिस्तर पर बैठ गई। लिली, तुम्हें पता है ना इस रूम में हिडन कैमरा मिले हैं? तृप्ति ने लिली से पूछा। जाहिर है लिली को पता था कि तृप्ति की फैमिली की हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो कठौता में घर ना खरीद सके। देखो तृप्ति, तुम जैसा सोचती हो ये दुनिया उतनी भी इनोसेंट नहीं है। लिली ने तृप्ति के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, क्या तुमको लगता है कि किसी इंसान के लिए इस इंडस्ट्री में सफल होना इजी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा लवर मेरा क्लासमेट है, लेकिन सच में जरा देखो तो ये लड़का कौन है। उसे ध्यान से देखो। उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कठौता में कहीं जाके एक ढंग का मील भी नहीं खा सकता। लिली ने तृप्ति को समझाने की कोशिश की। उसकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे उसकी भूखे मरने की हालत हो, वो फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड है। रूम में हिडन कैमरास के अलावा बिस्तर के नीचे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी रखा हुआ था। एक एक शब्द दूसरी साइड को साफ सुनाई दे रहे थे। ध्रुव गैलरी में मेहुल से फोन पर बात कर रहा था। मेहुल, तुम वो मत करो जो मैंने तुम्हें पहले करने के लिए कहा था। कुछ गड़बड़ हुई क्या? मेहुल ने जल्दी से पूछा। क्या तुम कठौता में किसी को जानते हो या लोटस फिल्म कंपनी में किसी को? ध्रुव ने मेहुल से पूछा। मेहुल ने ये सुनकर तुरंत कहा, हाँ, उनके नए गर्ल ग्रुप टीवी प्रोग्राम में मेरा स्टेक है। मुझे अपनी लोकेशन दो, मैं कंपनी के मैनेजर को तुम्हारे पास लेके आता हूँ। ध्रुव ने मेहुल को अपनी लोकेशन भेज दी। इसके बाद वो तृप्ति के घर की तरफ लौट गया। गैलरी से तृप्ति के घर की तरफ वापस जाते वक्त ध्रुव को मेकअप मटेरियल की बहुत तीखी गंध आ रही थी। ये लड़कियां जो फेमस होना चाहती थीं, वो सब की सब पागल थीं। ध्रुव, तुम फिर से वापस आ गए। तुम सच में एक आइटम हो। लिली ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो सुंदर लड़कियों के पीछे मत पड़ा करो। तुम तृप्ति के साथ रहना चाहते हो, जरा अपनी औकात तो देख लो। जैसे ही लिली ने बोलना बंद किया, नीचे से कोई ऊपर आया। जैसे ही लिली ने देखा कि आया हुआ आदमी बिल्डिंग के मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसकी एरोगेंस और भी बढ़ गई। मिस्टर शर्मा, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। ये इंसान हमारे अपार्टमेंट में घुस के हमें परेशान कर रहा है। ये हमें बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रहा है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस ही ऐसे इंसान से निपट सकती है ना? लिली ने चापलूसी भरे अंदाज में मिस्टर शर्मा से बात की। मिस्टर शर्मा बिल्डिंग के मैनेजमेंट का एक पार्ट थे। वैसे तो लिली कुछ खास सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बुरी भी नहीं दिखती थी। मिस्टर शर्मा की नजर में तो लिली सुंदर थी, क्योंकि उसके जैसे आदमियों को बिल्डिंग में रहने वाली ज्यादातर लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने का भी मौका नहीं मिलता था। उसका ओहदा बहुत कम था। मिस्टर शर्मा ध्रुव के पास गए। उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उन्होंने हाथ में एक स्टिक भी पकड़ रखी थी। उन्होंने ध्रुव को बेरहमी से देखा और कहा, लड़के, मैंने सुना है कि तुम यहाँ लोगों को परेशान कर रहे हो। इतना कहने के बाद मिस्टर शर्मा ने अपने हाथ की स्टिक ध्रुव की तरफ घुमा दी। ध्यान से। तृप्ति मिस्टर शर्मा की हरकत देखकर चिल्लाई। ध्रुव ने बहुत तेज स्पीड से स्टिक को खुद से दूर हटा दिया। इससे पहले कि मिस्टर शर्मा रिएक्ट कर पाते, ध्रुव ने उनके हाथ से स्टिक छीन ली। अरे, तुम्हारी स्टिक छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर शर्मा गुस्से से दहाड़े। उन्होंने अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए पीठ के पीछे से एक और स्टिक निकाल ली। ये एक इलेक्ट्रिक बैटन था और इसका यूज बहुत कम किया जाता था। अब देखती हूँ कि ये हीरो क्या करता है। लिली ध्रुव की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन साफ देखा जा सकता था। 1 सेकंड से भी कम टाइम में लिली के चेहरे से सैटिस्फैक्शन गायब हो गया। ध्रुव ने मिस्टर शर्मा के हाथ से इलेक्ट्रिक बैटन भी छीन लिया था।
फिर कुछ टूटने की आवाज आई। ध्रुव ने इलेक्ट्रिक बैटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लिली हैरान रह गई। उसने तुरंत ध्रुव से दूरी बना ली। मिस्टर शर्मा और भी ज्यादा हैरान थे। उसने सोचा कि ध्रुव की स्किल कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इलेक्ट्रिक बैटन ABS प्लास्टिक से बना था, जो कि एक बहुत ही हार्ड मटेरियल था, और ध्रुव ने बैटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मजा आया? ध्रुव ने मिस्टर शर्मा को घूरते हुए पूछा। मिस्टर शर्मा का शरीर कांप रहा था। अरे ये तो शैतान है, उसने मन ही मन सोचा। लिली ने देखा कि मिस्टर शर्मा बुरी तरह से घबरा गए हैं, तो उसने ध्रुव के स्टंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी बैटन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ध्रुव, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस तरह के करतब दिखा के तुम लोगों को इम्प्रेस कर लोगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी को इकोनॉमी ड्राइव करती है। लिली की बात सुनकर ध्रुव अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे सोसाइटी के बारे में जानकारी नहीं थी। ध्रुव के पास अब एक वर्ल्ड वाइड फाइनेंस और इन्वेस्टिगेशन टीम थी, और ये लिली कह रही थी कि उसे सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता। चलो पुलिस को बुलाते हैं। ये आदमी पागल है, ये बहुत वायलेंट भी है। तृप्ति, तुम लकी हो कि मैं सही टाइम पर यहाँ आ गई। लिली ने अपना फोन निकाला। वो सीधे पुलिस को फोन करना चाहती थी। वो पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी गैलरी में किसी के आने की आहट हुई। लिली ने नजर डाली तो पाया कि आया हुआ इंसान लोटस फिल्म कंपनी का मैनेजर था। उसके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल खिल गई और उसने कहा, मैनेजर सर, आप यहाँ क्यों आ गए? इससे डील करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए हम ही काफी हैं। लिली ने मैनेजर से कहा। उसने पाया कि मैनेजर उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था। ये देखकर वो डर गई। आखिर मैनेजर दौड़ते हुए लोटस फिल्म कंपनी का मैनेजर दौड़ते हुए लिली की तरफ आ रहा था। लिली के चेहरे से हंसी गायब होती जा रही थी। लिली को लगा कि मैनेजर की जल्दबाजी की वजह ध्रुव का खड़ा किया हुआ बखेड़ा भी हो सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता कि कंपनी के अंदर कभी भी कोई इतनी बड़ी घटना हो जिससे उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़े। कंपनी के अंदर इतनी इलीगल चीजें हो रही थी कि पुलिस का आना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता था। कौन नहीं जानता था कि पूरी लोटस फिल्म कंपनी पर्दे के पीछे क्या करती है। पूरी कठौता फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री ये बात जानती थी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फेक बॉक्स ऑफिस नंबर पब्लिश किए थे। इसलिए जब अपार्टमेंट में इतनी बड़ी घटना घटी तो मैनेजर का वर्ड होना स्वाभाविक था। लेकिन लिली को उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर सीधे आके उसे थप्पड़ ही मार देगा। मैनेजर ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके लगभग दांत ही टूट गए। मैनेजर, आप? मैनेजर की तरफ देखते हुए लिली कांप उठी। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो अपने मुंह से एक सेंटेंस निकालने में सफल हुई। मुझे लगता है कि आपने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। ये आदमी लोगों को परेशान कर रहा है। मैनेजर ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं सच में नहीं जानता था कि तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड है। मुझे माफ करें। मैनेजर का रिएक्शन देख के लिली पूरी तरह से हैरान थी। क्या ध्रुव मिस्टर गिल कहलाने के लायक है? क्या मैनेजर अंधा था? मिस्टर गिल, क्या मैं जान सकता हूँ कि मामला क्या है? मैनेजर ने लिली को इग्नोर कर दिया और ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने रूम में मिले हिडन कैमरास को जमीन पर फेंक दिया और मैनेजर से पूछा, क्या इस बिल्डिंग के हर रूम में इस तरह की चीजें लगी हुई हैं? ध्रुव गुस्से से भड़क उठा। उसकी बात सुनकर मैनेजर डर से कांप उठा। मैनेजर बिल्डिंग का सच जानना चाहता था। मिस्टर गिल, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के रूम में लगे हुए थे? मैनेजर ने कांपती आवाज में ध्रुव से पूछा। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ? ध्रुव ने मैनेजर के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं समझता हूँ। मैनेजर भी एक समझदार इंसान था। वो आखिर बिल्डिंग का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई था। कठौता के सबसे पावरफुल लोगों का एक ग्रुप उसके सपोर्ट में था। ध्रुव को पूरा यकीन था कि पूरी बिल्डिंग में कैमरास लगे होंगे। बिल्डिंग का रेंट इतना कम था कि उससे ज्यादा आमदनी होना पॉसिबल ही नहीं था। मिस्टर गिल, मैं इसका थरो इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। मैनेजर ने ध्रुव को अश्योर करते हुए कहा। वो चाह रहा था कि बात बहुत आगे ना बढ़े। ये न्यूज मीडिया को भी तो देनी पड़ेगी ना। ध्रुव ने मैनेजर को घूरते हुए पूछा। उसकी बात सुन के मैनेजर घबरा गया। ये न्यूज निश्चित रूप से प्रेस में नहीं जा रही थी। वो लोटस फिल्म कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसलिए वो अपने किसी भी काम से कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मीडिया तो दूर, वो पुलिस को भी नहीं बुला सकता था। ओ ध्रुव, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अगर मीडिया को इसकी न्यूज मिल भी जाती है तो तुमको क्या लगता है कि वो इस न्यूज को फैला देंगे? लिली बहुत गुस्से में थी। वो ध्रुव को हद में रहने के लिए कह रही थी। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लिली से कहा। मैनेजर को भी लगा कि ध्रुव जो करना चाहता है वो उसे कर लेने देना चाहिए। एक बार जब ध्रुव इससे डील करना शुरू कर देगा तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि लोटस फिल्म कंपनी से डील करना कितना डिफिकल्ट है।
इसके बाद ध्रुव खुद ही उनके लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद कर देगा। मैनेजर को शायद ध्रुव की हिस्ट्री के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और एक मिस्टीरियस नंबर डायल किया। हाँ, मैं कठौता आ गया हूँ। फिलहाल मेरे पास तुमसे मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज पहले एक चीज से डील करने में मेरी मदद करो। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी इस इंसान का यूज करना पड़ेगा। मैटर क्या है? साफ साफ बताओ। फोन के दूसरी तरफ के इंसान ने ध्रुव से पूछा। आज एयरपोर्ट पर मेरे साथ कुछ हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरों की जांच करो। उन कैमरों में तुम्हें एक बुगाटी वेरॉन में बैठा हुआ इंसान दिखाई पड़ेगा। मुझे उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी चाहिए। ध्रुव ने आदमी को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा। बहुत आराम से हो जाएगा। आदमी ने ध्रुव को अश्योर किया। लिली ध्रुव का आदमी के साथ हुआ इंटरेक्शन सुन के हैरान रह गई। अब मुझे समझ आया कि तुमने तृप्ति जैसी सीधी सादी लड़की को कैसे फंसा लिया। तुम डींगे बहुत अच्छे से मारते हो। लिली ने ध्रुव को मॉक करते हुए कहा। उसके बगल में खड़ा मैनेजर बेहद गुस्से में था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लिली इतने क्रिटिकल मोमेंट पर भी ध्रुव पर सार्कास्टिक कमेंट्स कर रही है। जैसे लिली ने अपनी बात खत्म की, उसे नीचे से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी। दूर से आती हुई पुलिस की गाड़ियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। लोटस फिल्म कंपनी के हॉस्टल में रहने वाले लोग घबराने लगे। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ? ध्रुव ने मुड़कर लिली की तरफ देखा और पूछा। लिली पूरी तरह से हैरान थी। आज तक पुलिस ने लोटस फिल्म कंपनी के एम्प्लॉइज के हॉस्टल की जांच करने की हिम्मत नहीं की थी। अमीर लोग, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि मिस्टीरियस बैकग्राउंड वाले कुछ लोग भी अक्सर यहाँ आते थे। लिली को लगा कि ध्रुव मौत को दावा दे रहा है, लेकिन जब उसने खिड़की से नीचे देखा तो वो दंग रह गई। नीचे पुलिस की गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रही थीं। क्या ये ध्रुव की पावर थी? सिर्फ एक फोन कॉल से इतने लोग आ गए। तुम करना क्या चाहते हो? लिली ने ध्रुव से पूछा। उसकी आवाज की टोन पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। क्या ध्रुव एक चुटकी बजा के दुनिया को इधर से उधर कर सकता था? दूसरी तरफ एक मॉनिटरिंग रूम में बैठे हुए एक आदमी ने अपने हाथ में ली हुई सिगरेट बुझा दी। उसने उस लड़की को भी लात मारकर दूर कर दिया जो उसके घुटनों के पास बैठी हुई थी। वो मॉनिटर में तृप्ति के फिगर को घूर रहा था। उसको लग रहा था कि ध्रुव तृप्ति के साथ सोने में कामयाब हो जाएगा। ये सोच के ही उसके दिल में आग लग गई थी। वो उस टेप को भी हटाना चाहता था जो तृप्ति ने बाथरूम के गेट पर चिपका दिया था। जाहिर था कि यही वो आदमी था जिसने तृप्ति के रूम में हिडन कैमरे प्लांट किए थे। आदमी ने ध्रुव के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, तो उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। उसे बस एक फोटो मिली जिसमें ध्रुव शगुन को गोद में लिए हुए था। ये फोटो देख के आदमी ध्रुव से और भी जेलस हो गया। ये लड़का इतनी सुंदर लड़कियां पा कैसे जाता है? आदमी मन ही मन सोच रहा था। आदमी फोटो को घूर ही रहा था कि उसका असिस्टेंट बग्गा दौड़ते हुए उसके पास आया। सर, लोटस फिल्म कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है। पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया है। बग्गा ने हिचकते हुए आदमी को बताया। मीडिया हमें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। आदमी ने बग्गा की बात को सीरियसली नहीं लिया। वो अभी भी ध्रुव और शगुन की फोटो देख रहा था। सर, मैं मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने बिल्डिंग को घेरा हुआ है। बग्गा की बात सुनते ही आदमी चौंक गया। क्या बकवास है ये? एक कौन है वो ऑफिसर्स? वो लोटस फिल्म कंपनी के हॉस्टल्स की जांच करने जा रहे हैं। क्या वो मरना चाहते हैं? आदमी ने अपनी हथेली सामने की मेज पर पटक दी और जोर से दहाड़ने लगा। सर, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता है। फाइनली आदमी ने मैटर को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस के सीनियर ऑफिसर को फोन किया। तुम्हारी यूनिट लोटस फिल्म कंपनी के हॉस्टल्स पर रेड मारने आई है क्या? आदमी ने गुस्से से पुलिस ऑफिसर से पूछा। हाँ, हमारे सीनियर्स ने रेड मारने के लिए कहा था। ऑफिसर की बात सुन के आदमी और भी भड़क गया। तुम्हारे सीनियर्स ने कहा और तुम मार भी दोगे? तुम हमारे पैसों पर पल क्यों रहे हो फिर? ये सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑफिसर की बात सुन के आदमी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से जलने लगा। अपने उस सीनियर का नाम बताओ जिसने लोटस फिल्म कंपनी के हॉस्टल्स पर रेड करने का ऑर्डर दिया है। मैं जरा उसे खुद हैंडल करता हूँ। आदमी अभी भी पुलिस ऑफिसर से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। लोटस फिल्म कंपनी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता था। अगर ऑफिसर्स ने लोटस की जांच शुरू कर दी तो कठौता एंटरटेनमेंट सर्कल के बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे भी नहीं पता, हमें केवल एक कोड नेम दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन वापस नहीं लिया जा सकता। पुलिस ऑफिसर का नाम आर्य सिंह था। क्या? आर्य की बात सुन के आदमी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। तुम लोग लोटस की जांच बिल्कुल नहीं कर सकते। वो आदमी गुस्से से दहाड़ा। आर्य भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि रेड के पीछे कौन है। ये बेवकूफ। उस आदमी ने पीछे मुड़कर ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा जो मॉनिटर पर दिख रहा था। वो गुस्सा था, लेकिन वो अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या करें? आदमी के बटलर बग्गा ने वरिड होकर पूछा। वो आदमी इतना गुस्से में था कि कई मिनट बीत जाने के बाद भी वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सका। वो लोटस फिल्म कंपनी की जांच की परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता था। बिल्डिंग के अंदर जो जो लोग हैं उन्हें बाहर आने के लिए कहो।
आदमी ने बग्गा को ऑर्डर देते हुए कहा। सही बात है सर, अगर बिल्डिंग को कुछ हुआ तो फ्यूचर में हम उसे रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म कंपनी ही कोलैप्स कर गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बग्गा ने आदमी से कहा। आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी ओर लोटस फिल्म कंपनी के अपार्टमेंट में पुलिस वाले एंटर करने वाले थे। वो सभी हाथों में ब्लास्ट शील्ड लेकर पुलिस वैन से बाहर निकले थे। अचानक तेज धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। ऊपर धमाके की आवाज सुनी जा सकती थी। पूरी बिल्डिंग जलने लगी। कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? पुलिस वालों ने घबराकर तुरंत अपने कैप्टन आर्य से पूछा। आर्य को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। ध्रुव पावरफुल था और उसका बैकग्राउंड अननोन था, लेकिन उसके कंपेटिटर के मींस शायद ज्यादा पावरफुल थे। बेशक, पहले लोगों को बचाना है। जल्द ही अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ध्रुव और तृप्ति भी जल्दी से अपार्टमेंट से भाग निकले। ध्रुव हाँफ रहा था। उसके जेब में एक कैमरा था। हमें कंपनी की जांच करने से रोकने के लिए उन्होंने सीधे पूरी बिल्डिंग को ही जला दिया। इंटरेस्टिंग। जल्द ही मीडिया ने भी इस घटना पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स सच से बहुत दूर लग रही थी। सभी ने कहा कि लोटस फिल्म कंपनी के अपार्टमेंट में गैस ब्लास्ट हुआ क्योंकि वहां रह रहे एक ट्रेनी ने पैसे बचाने के लिए रूम के अंदर खाना बनाने की गलती कर दी थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इंटरनेट पर जनता की लोटस फिल्म कंपनी के प्रति राय बेहद अच्छी थी। ज्यादातर लोग लोटस फिल्म कंपनी की सेफ्टी को लेकर वर्रिड थे। ध्रुव को समझ आ गया कि उसका अपोनेंट बहुत पावरफुल है। ध्रुव के नीचे जाने के कुछ मिनट बाद मेहुल आया। ये सब क्या हो रहा है? मेहुल ने ध्रुव की तरफ देखा और पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। ध्रुव ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा और कहा, कठौता में जिंदा रहना वाकई मुश्किल है। ध्रुव की बात सुनकर मेहुल ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, अगर अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और तृप्ति हॉस्पिटल चले जाओ। चेकअप कराना बेहतर होगा। तभी ध्रुव का फोन बज उठा। जब ध्रुव ने देखा कि कॉल कठौता के अननोन नंबर से आया था तो वो मुस्कुराने लगा। हेलो। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें कठौता से बाहर निकलने के लिए 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम्हें लोटस फिल्म कंपनी के अपार्टमेंट की कीमत का 3 गुना पेमेंट करना होगा। तृप्ति को यहाँ छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आदमी ने ध्रुव को धमकी देते हुए कहा। सच में? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद को बहुत 30 मार हाँ समझते हो ना? वो आदमी सीधे फोन काट देना चाहता था, लेकिन उसे कुछ और भी कहना था। वैसे मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तृप्ति मिल जाए तो मजा आ जाए। ध्रुव को पता था कि दूसरी साइड के पास उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस आदमी ने अपनी बात कह के तुरंत फोन रख दिया। उसके बाद ध्रुव ने मेहुल से तृप्ति को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने के लिए कहा। वो खुद निहाल से मिलने चला गया। निहाल अपने हॉस्पिटल के वार्ड में बिस्तर पर लेटा हुआ था। तुम्हारी नींद पूरी हो गई है? अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठने का टाइम हो गया है। मेरी राय में वो लड़की कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए आयरलैंड से कठौता आएगी। मैं कठौता में मैकेलिस्टर क्लब को फिर से एस्टैब्लिश करने जा रहा हूँ। ध्रुव ने निहाल से कहा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, निहाल का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने और जम्हाई लेने से पहले उसने अपना सिर ध्रुव की तरफ घुमाया। मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपको पता ही होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। निहाल ने ध्रुव से कहा। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? ध्रुव ने सीधे पूछा। निहाल ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और कहा, मैकलिस्टर क्लब को फिर से एस्टैब्लिश करना एक अच्छा थॉट है। वैसे भी हमने उसे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की वजह से सस्पेंड कर दिया था। हम कुछ नए एवेन्यूज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्रुव ने निहाल से कहा। निहाल की बात सुनकर उसने सिर हिलाया। वो बिस्तर पर उठ के बैठ गया। अब जब निहाल जाग गया था तो कठौता में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। निहाल उठ के खड़ा हो गया। उसने बेड साइड टेबल से एक सिगरेट निकाली और कहा, मैं बहुत देर से खुद पर काबू पा रहा हूँ। दोबारा बोलने से पहले निहाल ने सिगरेट के 2 कश लिए। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन कठौता आऊंगा, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान कभी भी कठौता को संभाल नहीं सकता। ये शहर ज्यादातर शहरों से अलग है। ध्रुव ध्यान से निहाल की बातों को सुन रहा था। ऐसा क्यों कह रहे हो? ध्रुव ने निहाल से पूछा। क्योंकि वर्ल्ड की ज्यादातर पावरफुल फैमिलीज का बेस यहीं पर है। इतनी सारी कैपिटल एक ही जगह इकट्ठी हो गई है तो उसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ही। इसकी वजह से सारी कंट्रीज तक कठौता से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। निहाल अभी भी सिगरेट के कश लिए जा रहा था। ध्रुव ने उसके खाने के लिए एप्पल छीलने शुरू कर दिए। वार्ड के अंदर सन्नाटा छा गया था, लेकिन ध्रुव के मन में तूफान चल रहा था। वो निहाल से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो निहाल से पूछे या नहीं। आखिर वो एक बार तो पूछ ही चुका था। निहाल ने ध्रुव के क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था। ध्रुव ने कटे हुए एप्पल प्लेट में रखे और निहाल के पास आया। उसने बेड साइड टेबल पर एप्पल रख दिया। निहाल की भी सिगरेट खत्म हो चुकी थी। मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मेरी बातें इग्नोर करें। ध्रुव ने निहाल को घूरते हुए कहा।
निहाल को समझ नहीं आया कि ध्रुव को अचानक हो क्या गया है। सर, ये गुस्ताखी किसने की? निहाल ने ध्रुव से पूछा। तुमने। ध्रुव की बात सुन के निहाल को झटका लगा, लेकिन उसे पता था कि ध्रुव किस बारे में बात कर रहा है। मैंने पूछा था कि उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है। जब मैंने उससे उस टाइम देखा तो मैं उसे करीब से नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो 30s में थी। ध्रुव ने निहाल को घूरते हुए कहा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि निहाल अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की को डेट कर रहा है। सर, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसा कहते वक्त निहाल का चेहरा टेंस हो। अरे मैं ठीक हूँ यार। तृप्ति ने ध्रुव को अश्योर करते हुए कहा। वो बर्न टेस्ट करा के वापस आ गई थी। लोटस फिल्म कंपनी की बिल्डिंग में लगी आग की वजह से तृप्ति के शरीर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। लोटस फिल्म कंपनी ने नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अनाउंस कर दी हैं। वो नहीं चाहते कि पब्लिक में इस इंसिडेंट की काफी दिनों तक चर्चा हो। तृप्ति इनडायरेक्टली ध्रुव को वार्न कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव लोटस फिल्म कंपनी से उलझे। अगर ध्रुव लोटस फिल्म कंपनी से उलझा तो कंपनी लाइमलाइट में आ जाएगी, और कंपनी को लाइमलाइट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो इंसान कंपनी को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता था, कंपनी मेक श्योर करती थी कि उस इंसान का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे। तृप्ति को ध्रुव की बहुत चिंता हो रही थी। ध्रुव, चलो इस इंसिडेंट को भूल जाओ। वैसे भी हिडन कैमरा में मेरी फोटोज नहीं खींची है। तृप्ति ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ध्रुव को इतना पता था कि अब लोटस फिल्म कंपनी वाले उसके और तृप्ति के खिलाफ कुछ भी करने का साहस नहीं करेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाने का मतलब है मौत को दावत देना। ठीक उसी टाइम मेहुल वहां पर आ गया। ध्रुव, मैंने उन लोगों के बारे में पता लगाया है जो तृप्ति के शिफ्ट होने से पहले उसके रूम में रहते थे, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता कि लोटस फिल्म कंपनी ऐसा घिनौना काम करेगी। मैंने इन्वेस्टमेंट उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेस पर किया था। मुझे लगा था कि ये कंपनी सच में प्रॉफिट बना रही है। ध्रुव ने मेहुल को थैंक्स कहा। तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कठौता के पावरफुल लोगों से तुम्हारे रिश्ते खराब हों। ध्रुव की बात सुन के मेहुल को हंसी आ गई। आपको क्या लगता है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कठौता के पावरफुल लोगों से मेरा रिश्ता या आपसे मेरा रिश्ता? आपको सच बताऊं तो मैं इस एंटरटेनमेंट सर्कल को सीरियसली नहीं लेता हूं। अगर मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो भी मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। ध्रुव को भी हंसी आ गई। उसने पहले ही गैस कर लिया था कि मेहुल ऐसा ही कहेगा। सारे टीवी स्टेशंस यही बता रहे हैं कि लोटस फिल्म कंपनी में लगी आग बस एक एक्सीडेंट भर था। यहाँ तक कि जिन्होंने इस एक्सीडेंट की वजह से अपनों को खोया है वो भी कह रहे हैं कि उन्हें लोटस फिल्म कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। आप ये सब देख रहे हो ना, वे लोग आसानी से कठौता को रूल कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही फैमिली लोटस फिल्म कंपनी को रन करती हो। कई सारे लोग मिलकर इसे चलाते हैं। अगर हमने इस मिस्ट्री को अनरावल करने की कोशिश की तो इस प्रोसेस में हम बहुत ज्यादा लोगों को नाराज कर देंगे। मेहुल ने ध्रुव के साथ मिलकर सिचुएशन को एनालाइज किया। मैं लोगों को नाराज करने से नहीं डरता। ध्रुव ने मेहुल से कहा। उसकी टोन काफी सख्त थी। मैं समझता हूँ, मेरा मतलब बस ये है कि जिस इंसान ने तृप्ति के रूम में हिडन कैमरे रखे और लोटस फिल्म कंपनी की बिल्डिंग में आग लगवाई, उसको ढूंढना इजी नहीं है। मेहुल ने जब देखा कि ध्रुव बहुत सीरियस है तो वो खुद को उसके सपोर्ट में खड़े होने से रोक नहीं सका। मेहुल की बात सुन के ध्रुव मुस्कुरा दिया। बाकी लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ध्रुव अलग था। उसके पास ऐसा करने के बहुत सारे तरीके थे। उस लड़की का क्या नाम है जो तृप्ति के पहले वहाँ रहती थी? ध्रुव ने मेहुल से पूछा। गरिमा वैद्य। अब वो एक ठीक ठाक स्टार बन चुकी है। ध्रुव ने ये नाम कुछ लोगों को भेज दिया। जल्द ही ध्रुव के अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क ने डिटेल्ड सर्च शुरू की। आधे घंटे से भी कम टाइम में गरिमा की सारी जानकारी ध्रुव को भेज दी गई। गरिमा ने कठौता के एक फिल्म स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के 3 साल के बाद तक वो इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उसे बड़ी मुश्किल से फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल्स मिलते थे। लीड रोल्स की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन हाल ही में वो अचानक पॉपुलर हो गई क्योंकि ऑडियंस ने उसका नाम एक फेमस मेल स्टार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। पिछले 6 महीनों में गरिमा का ठिकाना, उसके टीवी प्रोग्राम, उसके खर्चे और यहाँ तक कि जिन होटलों में वो गई थी, ध्रुव को ये सब पता चल गया था। मेहुल हैरान होकर ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव ने जितनी जल्दी गरिमा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उतनी जल्दी तो कहीं की पुलिस भी नहीं कर सकती थी। जब ध्रुव ने उस होटल के रिकॉर्ड देखे जहाँ गरिमा गई थी, तो उसे समझ में आ गया कि वो अचानक से इतनी फेमस कैसे हो गई है। जो इंसान गरिमा को सपोर्ट कर रहा था, उसकी सारी डिटेल्स भी ध्रुव के पास आ चुकी थी। ये मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मिस्टर लालवानी ही सीक्रेटली गरिमा का सपोर्ट कर रहे हैं। इतने मजबूत सपोर्ट के साथ ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि गरिमा का फेम इन दिनों बढ़ रहा है। मेहुल का चेहरा सदमे से भरा था। मिस्टर लालवानी, ग्रेसन लालवानी? ध्रुव ने मेहुल से पूछा। मेहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या वो मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं?
ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मेहुल से पूछा। मेहुल को पता था कि उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अब हम क्या करें? मेहुल ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने कंधे उचकाए और जवाब दिया। हमें कुछ नहीं करना है, जल्दी ही वो मेरे सामने घुटने टेकने आएगा। मेहुल एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या उसे ध्रुव को याद दिलाना चाहिए कि कठौता का एंटरटेनमेंट सर्कल कितना पावरफुल है? तभी मेहुल का फोन बज उठा। मेहुल ने कॉल करने वाले के नाम पर नजर डाली और उसे याद आया कि ध्रुव को लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वो इसे 100 करोड़ में भी बेचना नहीं चाहता। फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान मेहुल का बटलर था। हाँ, वो तो कह रहा था कि वो ऑक्शन हाउस जाके ऑक्शन करेगा। मैंने उसको बोला कि वो हमारे ऑक्शन हाउस में आ सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। सच कहूँ तो जेड आर्मस्टोन सच में बहुत प्रेशियस है, लेकिन हम पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। बटलर ने मेहुल से चिंता जताते हुए कहा। कीमत थोड़ी और बढ़ा दो। ऐसा कहते हुए मेहुल थोड़ी दुविधा में लग रहा था, क्योंकि वो ध्रुव जितना अमीर नहीं था। मैंने कीमत बढ़ा के बोली थी उसे, लेकिन उस इंसान ने कहा कि वो इसे नहीं बेचेगा, भले ही हम इसकी कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हो। वो शायद हमारी डेस्परेशन को समझ गया है, इसीलिए ही वो ऑक्शन हाउस जाने पर अड़ा हुआ है। बटलर ने मेहुल को बताया। वो बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मेहुल ने सैड चेहरे के साथ कहा। ठीक है, उसे ऑक्शन हाउस में जाने दो। मेहुल के फोन रखने के बाद ध्रुव ने तुरंत उससे पूछा कि क्या हुआ। हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी साइड स्टोन को ऑक्शन हाउस में ले जाना चाहती है। मेहुल की बात सुन के ध्रुव मुस्कुराने लगा। ये बेटर है, इस वजह से तो हमारी काफी दिक्कत कम हो जाएगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहुल पूरी तरह से हैरान रह गया और बोला। दिक्कत कैसे कम हो जाएगी? अगर किसी ने हायर प्राइस कोट कर दिया तो ये स्टोन हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला जाएगा। मेहुल ऑक्शन प्रोसेस को ध्रुव से बेटर जानता था। कुछ लोग ऑक्शन होने से पहले ही सीक्रेटली ऑक्शन किए जा रहे आइटम्स को खरीद लेते थे। देखो, बात ये है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है कि 100 की जगह 1000 करोड़ देने पड़ जाएं। ध्रुव ने मेहुल से कहा। मेहुल मुंह खोल के ध्रुव को घूरे जा रहा था। जैसे ही ध्रुव ने बोलना बंद किया, एक बेंटली कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। 2 लोग बेंटली कार से उतरे। उनमें से एक लिली थी और दूसरी ध्रुव ने गेस किया कि वो गरिमा ही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव लिली को देखते ही जाके उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अंदर आने से रोका। तुम ये क्या कर रहे हो? तृप्ति कहाँ है? ध्रुव, तुम खुद को समझते क्या हो? तृप्ति कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए बोलो। मैं तो उसे अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उससे कहो कि वो जल्दी से बाहर आके गरिमा से माफी मांगे, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लिली ने ध्रुव से कहा। गरिमा लिली के बगल में खड़ी हुई थी। उसके हाथों में एलवी का एक लिमिटेड एडिशन बैग था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमक रहा था। अरे, कोई इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकता है? जस्ट बिकॉज मैं पॉपुलर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के फेम पाने की कोशिश की जाए। अगर वो फेमस होना चाहती है तो जाके पावरफुल लोगों के साथ रहे ना। उसने ये कह के मुझे बदनाम करने की हिम्मत कैसे की कि मैंने उसके रूम में हिडन कैमरास लगाए थे? गरिमा ने गुस्से में कहा। वो मेक श्योर कर रही थी कि ध्रुव उसकी एक एक बात ध्यान से सुने। गरिमा, नाराज मत हो। जिन लड़कियों का डेब्यू नहीं हुआ है वो सभी ऐसी ही होती हैं। वो कुछ भी करके पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहती हैं। उसके लिए तुमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करना नॉर्मल बात है। लिली ने गरिमा को समझाते हुए कहा। ध्रुव उन दोनों के बीच हो रहे इंटरैक्शंस को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने सुन रखा था कि लड़कियों के बीच हुई लड़ाइयां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसे पता था कि गरिमा तृप्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पूरी कोशिश करेगी। वो तृप्ति की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहती थी। उसे पहले शीशे में खुद की शक्ल देखनी चाहिए। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। मेहुल भी गरिमा को वहाँ आया हुआ देखकर गुस्सा हो रहा था। क्या ड्रामा फैला रखा है यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। मेहुल ने गुस्से में गरिमा से कहा। जब गरिमा वहाँ से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली तो मेहुल उसकी तरफ अग्रेसिवली चार्ज करने लगा। ध्रुव ने आगे बढ़कर मेहुल को गरिमा के बहुत करीब जाने से रोका। ध्रुव, मेहुल को समझ में नहीं आया कि ध्रुव उसे रोकना क्यों चाह रहा था। मैं हैंडल कर लूंगा ये मैटर। ध्रुव ने मेहुल को अश्योर करते हुए कहा। मेहुल को लग रहा था कि ध्रुव को गरिमा जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं उलझना चाहिए था, लेकिन ध्रुव और बाकी लोगों में यही तो फर्क हुआ करता था। वो बड़ी पिक्चर देख सकता था। उसे पता था कि गरिमा एक बड़े खेल में प्यादे की तरह यूज की जा रही है। ध्रुव के पास गरिमा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसकी टीम मैच्योर, स्टेबल और पावरफुल थी। केवल अग्रवाल फैमिली ही उनका डटकर सामना कर सकती थी। जहाँ तक बात लोटस फिल्म कंपनी की है, वो अग्रवाल फैमिली की तुलना में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, मेहुल ने सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा। तुम इसे हैंडल कर लोगे? इतना काम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अंदर से तुम्हारी फट रही है। ध्रुव, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट में अच्छे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स काम आने वाली नहीं है। लिली ने ध्रुव को घूरते हुए कहा।
ध्रुव लिली की नाराजगी की वजह समझ सकता था। जब लोटस फिल्म कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी तो ध्रुव तृप्ति को अपनी बाहों में लेकर वहां से बहुत आसानी से भाग निकला था। वो इतना तेज था कि आग उसे छू भी नहीं सकी। उसके बाद ध्रुव ने जब देखा कि सिचुएशन ज्यादा डेंजरस नहीं है तो वो बीच में ही रुक गया। उसने रास्ते में लिली के लिए एक बैरियर भी खड़ा कर दिया। बैरियर से टकरा के लिली मुंह के बल गिर पड़ी थी और उसके कपड़े जल गए थे। जब वो बाहर आए तो उसका चेहरा काली राख से ढका हुआ था और उसका शरीर नेकेड था। लिली ने ध्यान दिया कि ध्रुव उसकी हालत पर हंस रहा था। उसे लगता था कि ध्रुव को इस बात का गुरूर है कि तृप्ति उसकी गर्लफ्रेंड है। कई रिच यंग मैन की नजर तृप्ति पर थी, लेकिन ध्रुव के रहते हुए वो तृप्ति के करीब भी नहीं भटक सकते थे। इसी वजह से ध्रुव बहुत इगोइस्टिक हो गया था। लिली ने गरिमा को पहले ही बता दिया था कि अगर ज्ञानेंद्र को तृप्ति पसंद आ गई तो वो निश्चित रूप से फ्यूचर में गरिमा का सपोर्ट नहीं करेगा। ये कहा जा सकता है कि एंटरटेनमेंट सर्कल किसी भी दूसरे सर्कल की तुलना में ज्यादा डीप था। मैं आमतौर पर औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। घुटने टेक कर माफी मांग लो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। ध्रुव ने गरिमा से कहा, मैं तुमसे माफी मांगू? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी वो 2 टके की गर्लफ्रेंड ये कैसे प्रूव कर पाएगी कि मैंने तुम्हारे रूम के अंदर कैमरा प्लांट किए थे। गरिमा ध्रुव की डिमांड के बारे में जान के हैरान तो हुई थी, उसे बहुत जोर से गुस्सा भी आ रहा था। आखिर इस ध्रुव ने ऐसी बेहुदी बात की भी कैसे? हॉस्पिटल आने से पहले उसने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट कर दिया था। उस पोस्ट पर मैक्सिमम लोगों ने गरिमा के सपोर्ट में कमेंट किए थे। ज्यादातर लोग तृप्ति को पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। उनकी नजर में तृप्ति एहसान फरामोश थी। आजकल आप जिसकी मदद करो वही आपको धोखा देने की कोशिश करता है। कसम से भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब देखो इस लड़की को, गरिमा ने शहर में रहने की जगह दी और इसने पलट के उन पर ही इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। गरिमा के पोस्ट पर एक ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, गरिमा के पोस्ट पर ज्यादातर कमेंट्स इसी नेचर के थे। तृप्ति ने भी ये ट्वीट देखा, वो कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे करके वहाँ काफी सारे लोग जमा हो गए। वो देखना चाहते थे कि गरिमा एक पॉपुलर फीमेल स्टार तृप्ति जैसे एक न्यूबी के साथ कैसे बिहेव करेगी। गरिमा वैद्य, तुमने 17 साल की उम्र में शेल्फर्ड कॉलेज से हाई स्कूल पास किया था। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि तुम आर्ट स्ट्रीम को परस्यू करो, इसलिए 18 साल की उम्र में तुम घर से भाग गई थी और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान में केवल एक ही बार घर वापस गई थी ना? ध्रुव ने गरिमा से कहा। वहाँ मौजूद लोगों ने साफ साफ ध्रुव की बात सुन ली थी। गरिमा के शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था। हाँ तो क्या हुआ? गरिमा ने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, तो ध्रुव को इसके बारे में कैसे पता चला? फिर भी गरिमा ने खुद को संभालते हुए ध्रुव से कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पढ़ाई करना बंद कर दूंगी। क्या पढ़ाई के साथ काम करना गलत है? कम से कम मैंने दूसरों की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश तो नहीं की थी। गरिमा की बात में दम था। वहाँ इकट्ठा हुए लोगों में से ज्यादातर लोग या तो गरिमा से या गरिमा की बात से अग्री करते थे या फिर उससे सिंपैथी तो रख ही रहे थे। ध्रुव को ये ऑब्जर्व करने में एक भी सेकंड नहीं लगा कि पब्लिक परसेप्शन गरिमा के फेवर में टिल्ट हो रहा था। 18 साल के बच्चे के लिए एक ही टाइम में काम करना और पढ़ाई करना आसान नहीं है। ध्रुव अभी भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा था। उसने पब्लिक परसेप्शन की चिंता किए बगैर गरिमा से कहा, वो बच्ची अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही थी। भले ही उसे उसकी फैमिली सपोर्ट करे या ना करे, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी और इसी वजह से शायद वो बच्ची इतनी पॉपुलर हो पाई है। गरिमा ठीक ठाक एक्ट्रेस तो थी ही, उसने अपनी स्किल्स का यूज करके वहाँ मौजूद लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। सही बात है। वैसे उस बच्ची के लिए पॉपुलर होना इतना आसान नहीं रहा होगा। उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना सच में बेशर्मी की बात है। ध्रुव ने गरिमा के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा। गरिमा उसकी बात सुन के चौंक गई। आखिर ध्रुव उसकी टीम में था, गरिमा की या तृप्ति की? उसकी इस तरह की बातों की वजह से पब्लिक परसेप्शन और भी ज्यादा गरिमा के फेवर में टिल्ट हो रहा था। ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। गरिमा उसके इरादों को डीकोड नहीं कर पा रही थी। ध्रुव की बातें सुनकर मेहुल भी दंग रहे। लेकिन लगता है कि तुम उतनी भी मेहनती नहीं थी। तुम्हारे सपने शायद इस वजह से पूरे हो गए क्योंकि तुम अपनी बॉडी अपने टीचर को बेचने के लिए तैयार हो गई थी। इसी वजह से तुमको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मिली थी ना? मैंने सुना है कि तुम्हारे आर्ट टीचर ने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया था, लेकिन नोएडा आने के बाद तुम उसे भी भूल गई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए गरिमा से कहा। इस बार गरिमा का शरीर बहुत जोर से कांपने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? ध्रुव को ये बातें कैसे पता चली? गरिमा ने मन ही मन सोचा। कुछ देर पहले गरिमा ध्रुव की बातें एक्सेप्ट करने को तैयार हो गई थी क्योंकि ऐसा करने से पब्लिक परसेप्शन उसके फेवर में टिल्ट हो रहा था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि ध्रुव बस उसके बारे में कुछ चीजें गैस कर पा रहा है।
क्या बकवास है ये? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गरिमा दहाड़ उठी। उसके चेहरे से सारी शांति गायब हो गई थी। उसका पूरा बदन गुस्से से जल रहा था। चिंता मत करो, मेरे पास सबूत हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए गरिमा से कहा, सबूत? अगर तुम सबूत पेश नहीं कर पाए ना, तो मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट तो करवाऊंगी, साथ ही तुम्हारे ऊपर डिफॉर्मेशन का केस अलग से ठोकूंगी। गरिमा गुस्से से दहाड़ उठी। मेहुल ने भी थोड़ा सरप्राइज होकर ध्रुव को देखा। अगर वो सबूत नहीं दे सका तो उसकी बहुत बदनामी होगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चुटकी बजाई। अचानक हॉस्पिटल की एंट्रेंस की स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। ये गरिमा की तब की फोटो थी जब वो 16 साल की थी। जब गरिमा ने ये देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फोटो उसी की ही थी, लेकिन ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता था? फोटो में गरिमा बिस्तर पर पैर फैलाकर लेटी हुई थी। फोटो में उसके साथ एक आदमी भी दिखाई दे रहा था। क्या ये तुम हो? ध्रुव ने गरिमा से पूछा। हाँ, गरिमा ने कांपते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो सदमे से बाहर आई। नहीं, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? तुमने मुझे फंसाया है। ये फोटो एडिटेड है। गरिमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। चिंता मत करो, अभी और भी सबूत हैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए गरिमा से बोला। फिर उसने आगे कहा, नोएडा आने के बाद तुम एक स्टार बनना चाहती थी। लगभग 1 साल तक तुमने एक बार में रेजिडेंट सिंगर का काम किया था, और उस 1 साल में तुम 430 मर्दों के साथ सोई थी, है ना? ध्रुव ने गरिमा से पूछा। वहाँ मौजूद हर कोई ध्रुव की बात सुन के हैरान था। लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। वो 1 साल में 430 मर्दों के साथ सोई? अरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में बहुत डार्क है। वो सच में कितनी डेस्परेट थी? अगर वो 1 साल से कम टाइम में 430 मर्दों के साथ सोई थी, तो इसका मतलब है कि उसे एक दिन में कम से कम 2 मर्दों के साथ सोना पड़ा होगा, और वो पूरे साल आराम भी नहीं कर पाई होगी। वो सच में मेहनती है। गरिमा हैरान रह गई। उसे खुद ही ठीक से नंबर याद नहीं था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ध्रुव को इसके बारे में कैसे पता चल गया।